हेलो दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की भी कर रहे हैं, यूजीसी नेट भी दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी टारगेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर वैकेंसी आती है हिस्ट्री को लेकर के तो आप छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर ये आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, मनोज सर की ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि मैंने ये क्लास बनाई ही इस पर्पज से है, ये क्लास ही इस तरीके से की गई है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई भी चीज आपकी ना छूटे। यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक और फैक्ट से लेकर के कंसेप्ट तक सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड की हैं। यस दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर क्लास सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 10 सिंधु घाटी की सभ्यता आपका आज तीसरा हम लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आपकी पूरी की पूरी इतिहास जो है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा तरीका जिसको लेकर के आप कभी भी फिर कहोगे सर अब इससे ज्यादा आसान तरीका हो ही नहीं सकता था। आपने सारी चीजें बिल्कुल आसान कर दी। यानी कि एक फॉर्मूला है जिसमें आपको फैक्ट और कंसेप्ट कभी भूलेंगे नहीं। तुलनात्मक प्रश्न आ जाएंगे, कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे तो भी आप कर ले जाओगे और कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं कि किसमें क्या है क्या नहीं है। अगर उस पैटर्न पर आपने पढ़ लिया, उस पैटर्न को फॉलो कर लिया तो यस, ये मेरा अपना खुद का डेवलप किया हुआ एक तरीका है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसके वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। आपकी तैयारी के लिए मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ में हमेशा खड़ा हुआ हूं और इस क्लास की पीपीटी के लिए आप लोग मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रहा आपका इंस्टाग्राम का और ये आपका टेलीग्राम का, यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है जिसको आप लोग जानना चाहें तो जान सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि मेरा डिग्नेशन क्या है, कैसे है और मैं कौन हूं। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। जनरली उसका नगर नियोजन, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और उसकी वैज्ञानिक परंपराएं, तमाम सारी चीजों के बारे में। लेकिन इन सब चीजों से पहले एक चीज जो मैं आपसे मैंने कमिटमेंट किया है वो सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा, फॉर्मूला, वो कंसेप्ट। इसलिए मैं इसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि नगर नियोजन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। इसका मैं कोर पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिंदगी में फिर कभी भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताइए कि मौर्य काल में आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ते हो? मौर्य काल में भी यही सारी चीजें पढ़ते हो। वैदिक काल में समाज, राजनीति, धर्म, कला, संस्कृति यही सब पढ़ते हो। तो मुगल काल में वो भी यही है, दिल्ली सल्तनत में तो भी यही है। किसी भी पीरियड में चले जाइए आपको पढ़ना तो यही है ना, 5 से 6 चीजें। शासक, राजनीतिक व्यवस्था में शासक, उनका प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक उपलब्धियां, यही सारी चीजें पढ़ोगे ना। अगर इसका पढ़ने का एक ऐसा पैटर्न आपको पता चल जाए जिससे चीजें आसान हो जाए तो आज सबसे पहले मैं वही करूंगा। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से वो टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि अब सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद जब वैदिक काल में आएंगे तब भी यही पढ़ेंगे, मौर्य काल में आएंगे तब भी यही पढ़ेंगे, महाजनपद काल में आएंगे तब भी हम यही पढ़ेंगे, किसी भी काल में चले जाएंगे तो यही पढ़ेंगे। तो क्यों ना इसका एक पैटर्न हम पहले दिमाग में सेट कर लें और उसी के अनुसार पढ़ते जाए, फिर कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं कि कौन सी चीज ऊपर कौन सी चीज नीचे। यही है एक वैज्ञानिक तरीका। तो चलिए, सबसे पहले नगर नियोजन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला हम लोग डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और नोट कर लीजिए इसको रजिस्टर में और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी और ये जो फॉर्मूला है ये कैसा है। अगर इससे चीजें आसान हो जाएं तो आपको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये ध्यान रखना। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था की, कि भाई राजनीतिक व्यवस्था में हमें क्या करना होता है। किसी भी काल का हो, किसी भी पीरियड का हो, राजनीतिक व्यवस्था में देखिए सबसे पहले तो हमें दो चीजें करनी होती हैं राजनीतिक व्यवस्था में। एक होता है उसकी राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, ये ध्यान रखना। और स्वरूप में आपका क्या हो सकता है? राजतंत्र हो सकता है, वो गणतंत्र हो सकता है,
वो लोकतंत्र हो सकता है, वो निरंकुश शासन हो सकता है, वो कल्याणकारी शासन हो सकता है, ठीक है ना, या आपका धर्म तंत्र हो सकता है, पुरोहित तंत्र हो सकता है। जैसे दिल्ली सल्तनत, वो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक धार्मिक राज्य है, यह दैवीय राजतंत्र का सिद्धांत है। यानी कि यह समझ लीजिएगा, यानी कि इसमें दैवीयता का सिद्धांत भी है कि नहीं है, दैवीय परंपरा को अपनाया गया कि नहीं है। यानी कुल मिलाकर के किसी भी राज्य के स्वरूप की ये मोटी मोटी विशेषताएं होती हैं, आएंगी इनमें से वही निकल करके। सबसे पहली चीज तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक चीज और भी हो सकती है, सैन्य तंत्र भी हो सकता है कि भाई सैन्य तंत्र भी होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होते। ये सारे के सारे किसी भी शासन प्रशासन की चीजें होती हैं। अब उसके बाद आ जाइए आपका दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अब किसी भी चीज को अपनाइएगा। दूसरा पॉइंट है आपका एक और, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, भाई अब केंद्र में प्रशासन होगा तो नेचुरल सी बात है केंद्रीय प्रशासन होगा। अब केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो देखिए, केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर होता है राजा या प्रशासक, जो भी है, और उसका उसकी शक्तियां वो कैसा है, या उसका हम बता दें तो कह सकते हैं कि राजा या प्रशासक की उसकी अगर कोई उपाधि है तो वो बता दीजिए, ठीक है ना। यानी कि उसके अधिकार, उसकी शक्तियां, उसकी उपाधियां, ये सारी चीजें हम लोग राजा या प्रशासक के तौर पर देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये कैसा है, किस तरीके का है, ये यहीं से पता चलता है, और किसी भी काल का है। अब राजा है तो कौन कौन से राजा हैं, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो एक अलग परंपरा, वो राजनीतिक परंपरा अलग है। दूसरा, इसके बाद राजा की सहायता करने के लिए केंद्र में एक मंत्री परिषद होती है, ये रही। तो भाई मंत्री परिषद हर काल में होगी होगी, कहीं पर उसको किसी और नाम से, कहीं पर किसी और नाम से, चाहे दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो, कहीं पर भी हो, उसकी सहायता एवं सलाह करने के लिए होगी होगी। इसके अलावा उसके प्रमुख अधिकारी भी होंगे, जिन्हें आईएएस अधिकारी कहते हैं। आज की डेट में आईएएस कहते हैं, लेकिन उस समय उनको अमात्य कहा जाता है, या उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहा जाता है, कुल मिलाकर के। तो जो शासन को चलाने में सहायता करते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरी चीज और होती है इसका राजस्व प्रशासन, क्योंकि बिना राजस्व के तो भैया कुछ होता नहीं है। यानी कि उसकी कर प्रणाली, कौन से प्रकार के कर हुआ करते थे, कैसे कर हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे, और कितना होता था, यह हमको पता चलना चाहिए। राज्य की आय कैसे निश्चित होगी, ये सब केंद्र में है। उसके बाद आ जाइए तो आपका एक और भी है, न्याय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, कि भाई न्याय व्यवस्था कैसी थी, सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था, न्याय कितने प्रकार के थे, किस आधार पर किए जाते थे, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, हर कालखंड में आएंगी। अगर आज भी बात करोगे तो बेटा आज भी आपको राजनीति में ये सब बताना पड़ेगा कि आपका लोकतंत्र है कि गणतंत्र है। आज भी यही है। आपको राजा किसको कहते हैं, आज उसको राष्ट्रपति कहा जाता है, उसकी मंत्रिपरिषद होती है, प्रमुख अधिकारी होते हैं, कर प्रशासन होता है, न्याय व्यवस्था होती है, सारी चीजें हैं बेटा। आज भी वही है, मुगल काल में भी यही था, सारी चीजें स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस कर रहा हूं, और इसी स्ट्रक्चर पर आप पढ़ते जाइए, कभी जिंदगी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कालखंड में इसमें बस इंफॉर्मेशन ऐड करनी है इसी पैटर्न पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो भी आज में इसी पैटर्न पर आपको बताना है कि ये था और ये नहीं था, ये था और ये नहीं था, इसका एविडेंस मिला है, इसका एविडेंस नहीं मिला, करते तो जाइए। उसके बाद न्याय व्यवस्था के बाद आता है सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन। उसके बाद पुलिस और गुप्तचर, पुलिस और गुप्तचर प्रणाली, है कि नहीं है, यही होता है, कुछ और है। राजस्व है, सैन्य है, न्याय है। इसके अलावा आपका तीसरा स्ट्रक्चर और क्या होता है इसमें, केंद्र प्रशासन के बाद में तीसरा, इसके बाद होता है केंद्र प्रशासन, जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन, कि भाई पूरा साम्राज्य जो है वो कैसे कैसे विभाजित किया गया। साम्राज्य कहते थे, प्रांत कहते थे, आहार कहते थे, क्या कहते थे, उनका एक स्ट्रक्चर और उसके प्रमुख अधिकारी। लेकिन इसका कंसेप्ट यह है कि इसमें इसके बाद में नेचुरल सी बात है कि मुख्य तौर पर क्या होंगे, प्रांत होंगे।
और प्रांत में भी क्या होंगे, इसी के जैसे अधिकारी के प्रांत में क्या क्या है। और प्रांत के बाद में अन्य हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे नीचे कौन सा होता है, सबसे नीचे होता है ग्राम स्वशासन, ग्राम प्रशासन। तो ग्राम की शासन की व्यवस्था कौन चलाता है, कैसा है, किस तरीके का है, स्वायत्त है या राजा कंट्रोल करता है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, खूत मुकद्दम चौधरी होते हैं या मुखिया होता है, कौन होता है, ये रहा। तो ये एक स्ट्रक्चर है प्रशासनिक व्यवस्था के तहत। तो हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, प्रांतीय प्रशासन, वो प्रशासनिक विभाजन, और इसमें जैसे 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 इस काल में जो चीजें आती जाएंगी आपका हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, इसी में हर कालखंड की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, हर कालखंड की। फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहां पर मंत्रिपरिषद, वहां की मंत्रिपरिषद से तुलना हो जाएगी, यहाँ की न्याय व्यवस्था किसी भी कालखंड की न्याय व्यवस्था की तुलना हो जाएगी। आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, आराम से याद हो जाएगा। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया। और इसी तरीके से मैं सारी चीजों को बताऊंगा, चाहे मुझे नगर नियोजन आज नहीं बल्कि कल पढ़ाना पड़े, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। ढंग से पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं तो अगला जिसमें हम बात करें समाज को लेकर के, कि किसी काल का समाज होता है, ठीक है, अच्छी बात है। सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या ध्यान रखना है, सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले ध्यान रखना होता है उसका स्वरूप। स्वरूप में वो समाज कैसा है, रूढ़िवादी है, वह प्रगतिशील है, वह पितृ प्रधान है या मातृ प्रधान है, कैसा है। ये आपको यही होंगे ना, क्यों भाई, यही होते हैं कि समाज के स्वरूप के और कुछ और होते हैं। चलिए, दूसरी चीज इसके बाद आती है आपका धर्म या वर्ण विभाजन, वर्ण विभाजन। और प्राचीन काल में है तो आपका वर्ण विभाजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कुछ भी वर्ण भी हो सकते हैं, वर्ग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन पता चलता है भाई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग था, विभाजन था, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी चीजें पता चलेंगी। तो वर्ण विभाजन या वर्ग विभाजन, अब वो आपका वर्ग विभाजन भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, जाति व्यवस्था भी हो सकती है, जाति व्यवस्था भी हो सकती है, धर्म भी हो सकता है। जैसे मध्यकाल में पहुंच जाएंगे तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई भी आ जाएंगे, फिर ईसाई धर्म, वहां की अन्य व्यवस्थाएं आ जाएंगी। इसके बाद आता है वर्ण विभाजन के बाद में सभी वर्णों की स्थिति भी देखते हैं। अगर 4 वर्ण है तो सभी वर्णों की क्या स्थिति है, उनको कौन कौन से अधिकार हैं, तो इनके हम देखते हैं, इनके कार्य और इनके अधिकार, ये हम देखते हैं। उसके बाद आती है महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, इसकी चर्चा करते हैं। और महिलाओं की स्थिति में हम क्या देखते हैं, उनके अधिकार, कि उनको किस किस चीज का अधिकार है, संपत्ति का, धर्म का, शिक्षा का अधिकार है कि नहीं है, और उन पर प्रतिबंध, किस किस चीज के प्रतिबंध हैं, और कौन कौन सी बुराइयां लागू हैं, जैसे बाल विवाह, बात समझना, सती प्रथा, विधवा 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 की व्यवस्था, ठीक है ना, जौहर प्रथा, ठीक, इस तरह की विधाइयां, या प्रतिबंध लगा रखे हैं कि ये काम कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती हैं, या उनको कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। चौथी चीज इसमें आती है आपकी दास प्रथा, दास कितने प्रकार के थे, कैसे होते थे, या दासों की स्थिति, यानी कि उनके प्रकार और उनकी स्थिति कैसी है, अच्छी है, बुरी है कि नहीं है, दास है कि नहीं है। जैसे मौर्य काल में आपका मैगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, और वहीं पर चाणक्य कहता है कि 9 प्रकार के दास थे, उनके सभी व्यवस्था है। उसके अलावा आपके प्रमुख संस्कार, समाज में रहते हो तो संस्कार है, संस्कार वगैरह, आपका जन्म संस्कार, मृत विवाह संस्कार, आपके मृत्यु संस्कार, ये सारी चीजें, या आपकी शिक्षा का संस्कार वगैरह, ये तमाम तरह के संस्कार हैं। और विवाह, विवाह के प्रकार, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इस तरह की चीजें आपकी हो सकती हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप करते चले जाएंगे। इसके अलावा आपका आ जाएगा खान पान, मनोरंजन,
वस्त्र आभूषण, भाई किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, किस तरह के आभूषण पहनते हैं, आपकी सोच विचार क्या है, ये सारी चीजें ये समाज का एक हिस्सा है। और इसी क्रम में किसी भी काल में चले जाइए, मुगल काल के बारे में लिखना है तो इसी पैटर्न पर लिख के आइए, ये नंबर ना मिले तो कहना, और ये सीक्वेंस है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें उस समय की इन चीजों को फिल करते चले जाइए। ये स्ट्रक्चर है माय डियर, स्ट्रक्चर समाज। उसी तरीके से आप आ जाइए, तो मैं यहां पर बात करूं तो आपकी अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की। अब अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में है आपकी, देखिए सबसे पहले इसका स्वरूप नहीं है, बस अर्थव्यवस्था का आधार पता होना चाहिए कि आधार क्या है। आधार कृषि है या व्यापार है, उद्योग है, क्या है, सेवा क्षेत्र है, क्या है आधार। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, व्यापार आधारित है, नगरी आधारित है। बात समझना। तो जब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा तो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से चीजें याद हो जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की, और कृषि में आएगी तो आपकी भूमि, फिर आएगी आपके कहा जाए सिंचाई, फिर आएगी आपकी सिंचाई के बाद में इसकी प्रमुख फसलें, ये रही, यही है ना, कुछ और है कि कौन सी फसलें उगाई जाती थी, सिंचाई की व्यवस्था क्या थी, और इस कृषि में राज्य की भूमिका, कि राज्य की कोई भूमिका थी कि नहीं थी, राजा कुछ करता था कि नहीं करता था, ये सारी चीजें। भूमि कितने प्रकार की होती थी, भूमि का स्वामी कौन होता था, किस तरीके से। उसके बाद आ जाइए, दूसरा होता है पशुपालन। जरूरी नहीं है कि हर काल में लिखना हो, लेकिन अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताना है तो पशुपालन के बारे में बताना होगा, कौन कौन से पशु पाले जाते थे, किस किस के एविडेंस मिले हैं, किसके एविडेंस नहीं मिले, है कि नहीं, कौन कौन से पशुओं की जानकारी थी। वैदिक काल में घोड़े हैं और इस काल में घोड़े नहीं है, इस काल में बैल है, सांड है कि नहीं। तीसरा है शिल्प उद्योग, शिल्प यानी कि उद्योग, कौन कौन से उद्योग प्रचलित हैं और इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, केंद्र कौन कौन से हैं और उद्योग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और चौथा इसमें बनता है आपका व्यापार, व्यापार है आपका एक घरेलू व्यापार और एक विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार होता है तो विदेश के नाम उनके बता दो भाई, किन किन देशों से होता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और घरेलू है तो इसी संदर्भ में आपका आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए, आयात और निर्यात। इसी के अलावा जब आयात निर्यात है तो परिवहन के साधन भी पता होने चाहिए। फिर आपकी मुद्रा प्रणाली भी पता होना चाहिए, मुद्रा एवं मापन प्रणाली, कि भाई कैसे लेन देन करते हो, किस तरीके से लेन देन करते हो, सिक्के चलते हैं कि नहीं चलते। तो आप बताइए क्या बताओगे आपके हड़प्पा सभ्यता में, कि मापन प्रणाली थी, ओके। आपका मुद्रा प्रणाली, बोले मोहरें चला करती थी, कौन कौन सी मोहरें हैं वो बता दीजिए, उनके नाम बता दीजिए। मापन प्रणाली कौन सी थी वो बता दीजिए। तो यह हर कालखंड का एक पैटर्न है, इट्स अ साइंटिफिक मेथड। इसको नोट कर लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इसको दिमाग में बार बार करिए। मैं ऑप्शनल क्लास में इसी तरह से पढ़ाना पसंद करता हूं, जिससे कि चीजों को एक साइंटिफिक तरीके से दिमाग में सेट हो जाती हैं, और उसी तरीके से कंपैरिजन करके कभी भी पूछ लीजिए कि भाई मौर्य काल के व्यापार और गुप्त काल के व्यापार की तुलना कीजिए, क्या अंतर और क्या समानता है, बता सकते हो। दिल्ली सल्तनत की शिल्प उद्योग और मुगल काल के शिल्प उद्योग में क्या अंतर और समानता आई, इसके पीछे क्या कारण थे, वो बता दीजिए। यही है अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर के। अब इसी तरीके से और देखोगे तो आप आ जाइए धर्म में, और धर्म में भी आपको यही चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। धर्म में सबसे पहले आपका स्वरूप, धर्म में आपका स्वरूप आता है। धर्म कैसा है, रूढ़िवादी, कर्मकांडी, तंत्रवादी, उपयोगितावादी, बताइए, या आपका प्रकृति पूजक, प्रकृतिवादी,
बहुदेववादी, बहुदेव, या आपका एकेश्वरवादी, कैसा है? आप बताओगे ना, किसी भी कालखंड का हो, इतने में बेहतरीन आंसर लिख के आओगे। ये मैं गारंटी बता रहा हूं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है, अब इसके ये चीजें हैं, तो प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं? देवी देवता, अब देवी देवता के भी आपके कंसेप्ट हैं इसमें। देवी देवता इसमें देखोगे तो आपके मानवीय, पाश्विक, वृक्ष, इनको मानते हो कि नहीं मानते? प्रकृतिवादी। तो मानवीय रूप जो है, पाश्विक रूप जो है, कौन कौन से पशुओं की, कौन कौन से वृक्षों की, कहां कहां पर पूजा करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है ना? फिर आती है इसके बाद में एक तीसरी चीज और आती है, इनकी इनकी उपासना पद्धति। उपासना पद्धति, इनकी उपासना कैसे करते हो? यज्ञ से, तंत्र से, टोना टोटका से, या आप कहा जाए तो सिर्फ प्रार्थना से, या भक्ति से? बताइए कैसे करते हो? प्रार्थना से करते हो, भक्ति से करते हो, कैसे करते हो? या मूर्ति पूजना, मूर्ति पूजक के तौर पर करते हो? जैसे मातृ देवी की मूर्ति, वैदिक काल में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी मूर्तियां मूर्तियां, मातृ देवी की मूर्ति है, शिव की मूर्ति, शिव की स्टैचू है, वो मोहर मिली हैं। इसका मतलब यह है, नाग देवता की, पीपल की, वृक्ष की, तमाम सारी चीजें हैं। इस पैटर्न पर याद करोगे, हो गया याद, कुछ बचा ही नहीं माय डियर। कुछ बचा क्या? नहीं ना? अब आ जाइए इसके बाद एक और, चलिए मैं आपको सारी चीज बता दे रहा हूं एक बार आज की क्लास में, बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, नो नीड। हम सब्जेक्ट और टॉपिक तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ये याद हो गया तो मजा आ जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। अब इसके बाद धर्म हो गया, अब बात करते हैं हम कला संस्कृति की। कला संस्कृति, कला संस्कृति भी आपकी कैसी होती है? नेचुरल सी बात है, कला संस्कृति उपयोगितावादी ही होती है, एंजॉय करने वाली होती है, लग्जीरियस होती है, ये सारी चीजें हैं, वो अलग चीज है। अब यहां पर देखिए, दो चीजें होती हैं कला संस्कृति में, एक होती है आपकी दृश्य कला और एक होती है आपकी निष्पादन कला। दृश्य कला में क्या क्या होता है? दृश्य कला में होता है स्थापत्य, जो कि धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों हो सकता है, यानी कि मंदिर हो सकते हैं या फिर कोई महल हो सकता है। स्थापत्य स्थापत्य है, यह स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से मूर्ति कला है और चित्रकला है, आपकी मृदभांड कला है, मृदभांड वगैरह है। इसी में आपकी गुहा कला है, ये रही गुफाओं के अंदर। मृदभांड यानी कि बर्तनों पर। दृश्य कला मतलब एक बार बना दीजिए, वो परमानेंट रहती है, बहुत लंबे समय तक, बार बार आपको नहीं करना पड़ता। लेकिन निष्पादन कला का मतलब है कि उसे बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे नृत्य, नृत्य को आप कहीं पर स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे आज की डेट में तो अब डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास तमाम तरह के आपके लैपटॉप में तमाम सारी जगह पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये नृत्य है, संगीत है, ठीक है ना? इसके अलावा और क्या है? इनके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो कला संस्कृति के अंतर्गत नृत्य संगीत के अलावा रंगमंच है, कठपुतली है, कठपुतली है, रंगमंच नाटक वगैरह ये रहे। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसी दृश्य कला में एक चीज और भी आती है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इसी के अंतर्गत, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी में आते हैं आपकी एक चीज और आती है, शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा एवं साहित्य, शिक्षा यानी कि शिक्षा के केंद्र, विश्वविद्यालय शिक्षण केंद्र है, और साथ के साथ साहित्य है।
शिक्षा किस किस विषय की दी जाती है, साहित्य क्या लिखा गया है, ताड़पत्र पर लिखा गया है, अभिलेख में लिखा गया है, या आपके कागज पर लिखा गया है, किस पर लिखा गया है और क्या लिखा है, महाकाव्य लिखा है, गद्य लिखा है कि पद्य लिखा है, विज्ञान की चीज लिखी है, क्या लिखा है। ये आपके कला संस्कृति के भाग हैं। अब बताइए मुझे कि दृश्य कला में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीज मौजूद है। तो सर स्थापत्य है, लेकिन धार्मिक नहीं है, नगर है, दुर्ग है, मूर्तिकला हाँ सर है, मिट्टी की मार्त देवी की मूर्तियां भी है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और पत्थर की एक योगी की मूर्ति मिली है। हाँ, चित्रकला सर बर्तनों पर बड़ी अच्छे अच्छे चित्र मिले हैं उनके, बड़े अच्छे चित्र मिले हैं बर्तनों पर। बाकी मृदभांड, यस मृदभांड तो है, ये कला है उनकी, बेहतरीन कला है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बेहतरीन पके हुए मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का ढांचा, सारी चीजें। गुहा कला सर ये नहीं है। शिक्षा साहित्य सर पढ़े लिखे तो थे लेकिन साहित्य नहीं मिला, क्योंकि कुछ एक हमको एविडेंस मिले हैं, मोहरों पर उनके चिन्ह मिले हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्या है। इसका मतलब पढ़े लिखे थे वो, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर से इसको लिखा है। इसी पैटर्न पर आप कर जाएंगे ना तो आपको कभी जिंदगी में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉट मगिंग, नो नीड टू मगिंग इन फ्यूचर। इट्स अ पैटर्न, साइंटिफिक पैटर्न, और इसी पैटर्न पर आप किसी भी कालखंड को जोड़ते चले जाइए, और मैं इसी पैटर्न पर ही पढ़ाऊंगा आगे, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे एक एक टॉपिक के 3-3 क्लास लेनी पड़ जाए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये कला संस्कृति हो गई। कला संस्कृति के बाद आ जाइए आप एक इसमें विज्ञान में। विज्ञान में क्या है, विज्ञान में अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा कई सारी चीजें होती हैं। खगोल विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा, इनके बारे में वहां पर उस समय में क्या क्या जानकारी थी, क्या क्या नहीं थी, क्या वो तर्क करना जानते थे या रूढ़िवादी थे, कैसे थे वो लोग, किस तरीके के थे, बताइए किस तरीके के थे, क्या चीजें थी उनकी। विज्ञान में आपका ये निकल करके आ जाता है कुल मिलाकर के, समझ में आ गया। तो ये किसी भी कालखंड में, अब मुझे बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में खगोल विज्ञान का कोई एविडेंस है, बोले नहीं। गणित का सर बिल्कुल है, एग्जाम्पल आप खुद दे दोगे सर, बाट माप तौल प्रणाली, यस वो कैलकुलेट करना जानते हैं, तकनीक जानते हैं सर वो। रसायन विज्ञान, अगर रसायन ना जानते तो धातु को गला कैसे लेते और धातु को इतना चिकना कैसे बना लेते, इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते। यानी कि धातु विज्ञान भी है, रसायन भी है, एक से बढ़िया चीजें हैं उनके पास। चिकित्सा, यस शल्य चिकित्सा के एविडेंस मिले हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सर का ऊपर हिस्सा हटा करके उसका ऑपरेशन कर रहा है, इसके एविडेंस मिले हैं, पढ़ेंगे हम लोग। इस पैटर्न पर आप कर जाइए यार, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, अब बताइए मुझे, अब ये पैटर्न आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अब इसी पैटर्न पर आगे हम कंटिन्यू करें तो बता दीजिएगा कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और मैं सोच रहा हूं इसको आज इतना ही रखा जाए, क्योंकि इसमें टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा यार। मुझे लगता है कि इसमें टॉपिक नहीं, मजा नहीं आएगा। आज लगता है कि सिर्फ आज स्ट्रेटजी और ये बहुत जरूरी था इसको करना, वरना मैं पढ़ा तो दूंगा ही, नगर नियोजन वगैरह की सारी चीजों को पढ़ा दूंगा। लेकिन आज अगर हमने ये सीखा है तो कल इंतजार करिएगा, इसी पैटर्न पर हम नगर नियोजन तो हम पढ़ ही लेंगे आधा घंटे के अंदर, 15-20 मिनट में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल हम बात करेंगे एक चीज की, नगर नियोजन और नगरीकृत अर्थव्यवस्था, वो नगरीकृत सभ्यता कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, कैसे, किसने बताया, क्या एविडेंस है, नगर की विशेषताएं क्या होती हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, यस एवरीथिंग वी विल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नगर नियोजन की एक एक चीज बात करेंगे कि वहां पर क्या क्या था, कैसे कैसे था, किस तरीके से था। कल की क्लास का इंतजार कीजिएगा, डेफिनेटली मजा आने वाला है।
ओके, चलिए, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, मिलते हैं फिर कल। और आज की क्लास का बताइए मुझे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच।